ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग अगेन। आज हमारी जो पॉडकास्ट एपिसोड है उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस वीक काफ़ी न्यूज़ आई हैं यूएई के हवाले से कि यूएई जो है वो एक स्कीम लॉन्च करने जा रहा है जिसमें वो इंडियंस और बांग्लादेशी नेशनल्स को इनवाइट करेगा टू बाय रेजिडेंसी ऑन ए सर्टेन प्राइस लिमिट। यानी कि पहले तो हमने सोचा था कि सुना था कि गोल्डन वीज़ा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे आप उनकी जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, नेशनल बॉन्ड्स हैं, उसमें करें, तो या फिर आपकी कोई क्वालिफिकेशन इस तरह से हो कि आपको अवॉर्ड हो जाता था गोल्डन वीज़ा। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जो कि बाद में डिसप्रूव हो गई कि अगर इंडियंस या बांग्लादेशी नेशनल्स एक इन्वेस्टमेंट तो नहीं बल्कि लेकिन एक पेमेंट करके, पैसा खर्च करके रेजिडेंसी खरीद सकते हैं अप टू 10 ईयर्स। तो ये न्यूज़ काफ़ी मशहूर हुई थी और फिर काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स ने उसको रिपोर्ट भी किया था। तो बाद में फिर हमें पता चला कि भाई वो न्यूज़ जो है वो डिसप्रूव हो गई यूएई की तरफ से। तो उस पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी और इन न्यूज़ का जो है बायर सेंटीमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर इस तरह की न्यूज़ आ रही है दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल विल कम इन टू यूएई, क्योंकि अभी ऑलरेडी काफ़ी लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से फ्लड गेट्स खोलते हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे यूएई में और फिर उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पर पड़ेगा। दैट मीन्स प्राइसेस विल गो टू द मून और फिर लोग ऑफ कोर्स सेंटीमेंट में आके बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे कि किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए इस तरह की न्यूज़ पे। और फिर जो सऊदीज़ ने आज अनाउंसमेंट की है कि वो भी फॉरेन ओनरशिप के लिए अपनी मार्केट ओपन कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल। तो मुझे पहले तो आप बता दीजिए कि ये जो न्यूज़ आती हैं इन ये क्यों आती हैं, मतलब क्यों इस तरह से र्यूमर्स फैलती है और फिर लोग जो है एक्साइटेड होके जो है वो यानी कि बाइंग करना शुरू कर देते हैं घरों की। तो थोड़ा सा इस पर बता दीजिए कि आपकी क्या इसमें ओपिनियन है कि पहले तो वो न्यूज़ आई और फिर उसको बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, यानी कि गल्फ न्यूज़ ने, इस तरह के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया और फिर बाद में हमें पता चला कि भाई यूएई ने इसको डिनाई कर दिया। तो आपकी क्या इस हवाले से ओपिनियन है? इस आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आई, काफ़ी ज़माने पुरानी बात है। कहीं मैंने सुना था या घर में कोई बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि जी, गल्फ वॉर जो है वो तो सीएनएन पे हुई है। हम्म। नया नया सीएनएन लॉन्च हुआ था पाकिस्तान के अंदर। हम बड़े शौक से देखा करते थे और हमें हमें पता है कि जब वो वॉर हो रही थी तो हम स्क्रीन पे बैठे हुए थे सारा वक्त। तो वो इतना इंसाइटफुल चीज़ है कि यानी मीडिया जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो रियलिटी को रिसीव करा सकता है। और वो जो वो परसेप्शन क्रिएट कर रहा है उसकी बेसिस के ऊपर लोग इमोशनल हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे वो नेगेटिवली हो। तो तो बेसिकली ये जो खबर आई है ये उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि दुबई जो है वो कितना अट्रैक्टिव है कि जब उन्होंने एक सर्टेन कंट्रीज, दो कंट्रीज के साथ एसोसिएट किया उस रेजिडेंसी को, तो मीडिया जो है वो इट गॉन मैड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि बिल्कुल। इंडियंस और बांग्लादेशी दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? ऑब्वियसली इंडियंस मोर और बांग्लादेशी कम होंगे, लेकिन हर जगह पे हैं। तो वो जंगल में आग की तरह खबर खबर फैली और फिर हम देख रहे थे कि मीडिया भर गया है, यानी सोशल मीडिया पे भी भर गया है और बड़े बड़े सीनियर लोग बात कर रहे थे। लोगों हम्म। ने पैनल्स बुला लिए, कोई कोई कनाडा से था, कोई दुबई से था, कोई कहीं से था, कोई कुछ था। तो वो जो 2 दिन चल रहे थे तो वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये तो, अगर आप कहें कि ये खबर ठीक नहीं है, कोई कह दे कि खबर सही नहीं है तो शायद उसकी पिटाई हो जाए, अरे ये खबर क्यों क्यों ठीक नहीं है। तो आई थिंक लोगों को इस वक्त ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है और अंदाज़ा करने की ज़रूरत है कि मीडिया की पावर इतनी स्ट्रांग है कि इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स भी उसमें एंगेज हो सकते हैं और बाद हम्म। में जो सोर्स है वो आके उसको डिनाई करती है कि भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट मेरे ख्याल बिल्कुल। से इससे दुबई को और यूएई को फ़ायदा बहुत हुआ है क्योंकि क्योंकि वो जो न्यूज़ में होता है ना, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ योर माइंड, राइट? वो वाली चीज़ जो है इसके अंदर वो टिक हो गई। तो हम्म। पिछले इस हफ्ते के अंदर you know, residencies, Indians, 100,000 dirhams, 100,000 dirhams, फ्री में और पीआर हो गई ना दुबई की। फुल ऑन पूरी पूरी दुनिया दुनिया के अंदर। तो ये आई थिंक ये बड़ा माइलेज है जो मिला है। और उसके साथ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जो हमने आगे भी करनी है, वो कनेक्ट करनी है कि सेम पीरियड के अंदर सऊदी अरेबिया की अनाउंसमेंट आई है कि जी वो अलाउ कर रहे हैं सर्टेन एरियाज, जस्ट लाइक फ्री होल्ड है दुबई के अंदर, यानी सर्टेन रीजन्स हैं। और जिस तरह राइट। से हमारा आईटीसीज हैं ओमान के अंदर कि उन्होंने सर्टेन जोन्स बना दिए जहाँ पे
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके लिए उनको रहने की या रेजिडेंट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हाँ, उन्होंने जिस तरह से रिमोटली, दुबई में है, हाँ। जैसा दुबई में कि आपको जरूरी नहीं कि आपको वीज़ा चाहिए, आप विजिट वीजे पे चले जाएं, प्रॉपर्टी ले लीजिए, दे विल नॉट से नो टू यू। राइट। तो ये चीज़ वहाँ पे भी हो गई। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं दोनों, और टाइमिंग्स दोनों के बड़े सिंक अप हुए हुए हैं। और वैसे मेरे ख्याल से अभी आने वाले 5-6 महीने में चीज़ें जो हैं और इंटरेस्टिंग होंगी, आपको लगता है कंज्यूमर कि को बहुत ओमान भी मज़ा इस तरह आएगा। की कोई न्यूज़ अब लेके आएगा मजीद? किसकी बात करें, ओमान की? ओमान, हाँ। यार ओमान में जो अभी पीछे कोई कुछ महीनों के अंदर जो हलचल मची हुई है, वो मची हुई है कि वो जो लोकल यानी जो डेवलपर्स हैं वहाँ पे, हम्म। वो स्पेशली सुल्तान हेतम के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी जमा हो गए, 4-5 हो गए वहाँ पे वो, तो अब उनकी वॉर चल रही है। तो पेमेंट प्लान एक्सटेंड कर दिए हैं, जो 3 साल का हम्म। पेमेंट प्लान था वो 5 साल चला गया है। अच्छा, टाउन हाउस इसका की मतलब उन्होंने प्राइसेस ऑलरेडी वो इंक्रीज हो रिलैक्स गई कर हैं। दी चीज़ें। मैं सोचा था कि इस न्यूज़ के बाद और फिर जो र्यूमर आई थी यूएई में, शायद इसके बाद ओमान भी अब कोई न्यू अनाउंसमेंट करे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अनाउंसमेंट कर दी है और चीज़ें काफ़ी ओपन कर दी हैं, तो शायद उनकी तरफ से अभी कोई न्यू अनाउंसमेंट ना आए, है ना? हाँ, आई थिंक वो हम्म। बेसिकली किसी और स्टेज पर हैं साइकिल के। और वहां पे वो जो एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे ना, क्योंकि वहां पे जनरल चीजें इस तरह की ना कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसकी भी बढ़ो उसकी भी बढ़ो, छोटे पीरियड के अंदर, ये बहुत जमाने से नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि जितने भी डेवलपर्स आए ना वो अपनी आइसोलेशन के अंदर आए, और बहुत स्लो मार्केट रही है, मैं पुरानी बात कर रहा राइट। हूँ, 15-20 सालों के अंदर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि एक ही जगह पे यानी सेम प्रोजेक्ट में 4-5 डेवलपर्स हैं, तो हम्म। प्रोजेक्ट तो सेम ही बेच रहे हैं, प्रोजेक्ट तो किसी के पास भी नया नहीं है, बट वो हर कोई अपने हिसाब से बेच रहा था। तो अब कंपटीशन वहां पर ये हो रहा है कि वो सब अब एक दूसरे को देखा देखी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि टाउन हाउस जो था वो 1.3 मिलियन 4 मिलियन का जो टाउन हाउस था वो 1.7 मिलियन पे लेके चले गए हम्म। 4-5 महीने के अंदर। तो जिसने टाउन हाउस खरीदा होगा जनवरी में ओमान के अंदर, उसकी पेपर वैल्यू इस वक्त, पेपर वैल्यू ये नहीं कि कोई खरीद लेगा उसको इतने का, पेपर वैल्यू 1.7 मिलियन की हो गई है। तो तीस अच्छा, हजार इस पर हम रियाल थोड़ी सी का बात कर लेते डिफरेंस। हैं, जो हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि दुबई को हम कंसिडर करते हैं कि ये जो न्यूज़ आई थी, जो कि र्यूमर थी, उसके बाद ऑफ कोर्स जो दुबई को नहीं भी जानता होगा वो जान गया होगा, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हुई, इतनी फ्री में पीआर हुई, तो हर किसी के टॉप ऑफ द माइंड दुबई आ गया होगा। अ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बायर सेंटिमेंट के ऊपर। तो ऐसे जो ही भी बायर साइडलाइन पर होंगे वो सोच होंगे कि यार मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो एकदम से जो है ना, वो उनका बल्ब ऑन हो गया होगा, उन्होंने कहा होगा यार इतने लोग आ रहे हैं दुबई में, इसका मतलब प्रॉपर्टी मार्केट तो बढ़ेगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड लेट मी जंप इन। लेकिन इसमें एक बात हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि ये पूरी साइकिल होती है, और मैंने ये साइकिल देखी हुई है टोरंटो में या कनाडा में जर्नल, कि एक कहावत है कि दरख्त जितने भी बढ़ जाएं वो आसमान को नहीं छू सकते। हम्म, तो एट सम पॉइंट दोज प्राइसेस हैज़ टू स्टेबलाइज। हम्म, और जहाँ तक रेंट का ताल्लुक है, रेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड इनकम। हम्म, अब जो भी लोग वहाँ रहते हैं दुबई में, हम्म, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी एक इनकम स्ट्रीम है जो बढ़ रही होगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रही होगी जिस हिसाब से रेंट बढ़ रहे हैं। तो सही। अगर रेंट की जो ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए उनकी इनकम ग्रोथ से, तो फिर वो मिसमैच है ना, तो फिर वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता। वो हो हम्म, सकता है साल, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने चल जाएगा, लेकिन एट सम पॉइंट इट हैज़ टू स्टेबलाइज। हम्म, हम्म, फिर उस अगर जब ऐसा होता है, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस पे, वो लोगों को सोचना चाहिए। हम्म। अब जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं अभी, कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं ना दुबई के अंदर, 2019 से लेके 2025 तक। मेरे ख्याल में अगर मैं गैस करूँ तो शायद 5 से 6% इजाफा हो रहा है हर साल प्राइसेस के अंदर। ये कह रहे हैं 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 70% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। कम्युलेटिवली ना, अगर हम पूरा देखें, लेकिन अगर जी हम जी, रियल ईयरली ग्रोथ एस्टेट की देखते हैं तो मेरे प्राइसेस ख्याल में 70%। 5 से 6% ईयरली प्राइस बढ़ी होगी। तो अब जो इन्वेस्टर बाय कर रहा है, लेट्स से जो इन्वेस्टर आज बाय कर रहा है, तो वो प्रीमियम पे कर रहा है प्रॉपर्टी बाय करने का, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं। लेकिन वो ये सोच के कर रहा है कि मैंने इसको बाय करके रेंट पे देना है। जनरल बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बाय करते हैं अपने खुद के रहने के लिए, खासतौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर वो ये सोच के ले रहे हैं कि मैंने इसलिए बाय करना है कि मैंने इसको रेंट पे देना है, लेकिन अगर रेंट की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है, तो वो जो आपका कैश फ्लो का इक्वेशन है वो पर फिट नहीं बैठ रहा। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई ये जितनी भी न्यूज़ आती हैं इस तरह की या र्यूमर्स आती हैं, इससे बायर सेंटीमेंट बहुत इम्पैक्ट होता है।
जिसकी वजह से ऑफ कोर्स लोग जंप इन करते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि भाई मेरा जो कैश फ्लो है वो मेरा कहाँ फिट हो रहा है। हम्म, ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ रही है लेकिन ऑफ कोर्स इट विल नॉट गो इनडेफिनेटली, दैट्स माय पॉइंट राइट, कि दरख्त जितने ही बढ़ जाएं वो आसमान को नहीं छू सकते, और ये साइकिल हम देख चुके हैं कनाडा में। इसलिए ये सारी मेमोरीज है ना मेरी बड़ी फ्रेश है, जो मैं इस पॉडकास्ट पे बात करना चाह रहा था कि दुबई अभी इस साइकिल में आ रहा है जो हम देख चुके हैं कनाडा में। तो ठीक है अभी ग्रोथ हो रही है लेकिन एट सम पॉइंट इट विल स्टेबलाइज। देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। एक तो ये कि जो मेजर डिफरेंस है ना दुबई की मार्केट का बाकी मार्केट्स के साथ, वो ये कि दुबई की मार्केट के अंदर बहुत सारी साइनोसाइडल वेव्स चल रही हैं। एक वेव ऊपर होती है, एक वेव नीचे होती है, एक वेव उससे ऊपर जा रही होती है। और अब सिलसिला ये कि जब ये साइनोसाइडल वेव एक पैटर्न पे चल रही हैं तो हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही साइनोसाइडल वेव एक दूसरे को क्रॉस करके नीचे जाना शुरू होंगी, यानी तीन चार चीज़ें नीचे बैठ गई, तो फिर आपको वो नज़र आएगा कि यार थोड़े से हालात बेहतर ख़राब होते हुए लग रहे हैं। अब उसमें कौन कौन सी वो वेव्स हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, और ये पिछले 2 साल 1.5 साल 18 महीने हो गए मुझे उस पर रिसर्च करते हुए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स का क्या सिलसिला है। दुबई में जो लोग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत आ ही जा रहे हैं, बहुत लोग रश ही रश है। मैं खुद 2 दफ़ा जाकर आ चुका हूँ, बड़ा थका हूँ गाड़ी चला चला के। सो बट हो क्या रहा है, तो एक तो वो वाला सिलसिला है कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन में दुबई मौजूद है, और पिछले 1.5-2 सालों में दुबई ने क्या क्या ऐसा काम किया है जिससे वो इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे हम कह रहे हैं ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना ये उन चीज़ की बनी है जो पहले से स्टैब्लिश थे या स्टैब्लिश थोड़े से हो चुके थे, यानी पुरानी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो नई कंपनीज आई हैं वो नई कंपनीज ग्रो कर रही हैं। मतलब लास्ट ईयर ही देख रहा था मैं, कुछ 70,000 कंपनी रजिस्टर हुई हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, दुबई के अंदर 70,000 कंपनीज हुई हैं। ठीक है, अच्छा अभी ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई ये अमेरिका वाली, तो ये पीछे से ये जो इनका था कि यार अब कितनी कंपनीज हमारे पास और आएंगी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारा जो वो है 10% का ये सिर्फ टैरिफ का सिलसिला। तो जिन जिन कंट्रीज पे इंपैक्ट पड़ा हुआ है वो सारे के सारे अब इस तरह को देखना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ इनकी जो भी स्पेशल रिलेशनशिप है यूएस के साथ, क्योंकि सबको पता है कि स्पेशल रिलेशनशिप है इस पूरे रीजन की राइट। वहां पे। तो एक ये वाली चीज आ गई है। तो अब ये जो वेव है 70,000 नई कंपनी जो लास्ट ईयर रजिस्टर हुई हैं, और जब ये अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं और अपने लोगों को बुलाती हैं, और ये लोग वहां पे अगर कह रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ लिविंग का इशू चल रहा है, ये जॉब मुझे नहीं इंटरटेन कर पा रही, तो मैं अब जॉब शिफ्ट करूंगा, तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर क्या होगा। तो एक तो बनेगा ना ये वेव हो गई। दूसरी वेव ये ट्रेड वॉर वाली वेव हो गई। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं उसे किस तरह से ये कैप्चर कर पा रहे हैं। अच्छा, और फिर जो तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल क्या है, वो इस तरह की चीजें, यानी जैसा गोल्डन वीजा था, एक बहुत बड़ा ट्रिगर था ना गोल्डन वीजा, या निकलना है कहाँ जा सकते हैं, कितने पैसे हैं, है ना। ओह, दुबई आ गया फौरन निकल के दिमाग में। तो गोल्डन वीजा जो था वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी का ही था, बट गोल्डन वीजे के साथ आप अगर बहुत ही कोई सेलिब्रिटी हैं आप, राइट, आपका बड़ा स्पेशल टैलेंट है और आप किसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि वो स्पेशल टैलेंट है आपको, तो वो वैसे ही आपको आपको दे रहे थे विदाउट एनी 1 लाख दरम और 50 लाख दरम। फीस तो थी उनकी, लेकिन कोई इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं था। तो अब ये इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं बेस्ड ऑन के क्या क्या चीजें इन्होंने करनी है आगे, वो आगे आते हुए हमें और नजर आएंगे, क्योंकि अब मसला सिर्फ दुबई का नहीं रहा है। जब हम ज्यादातर जो बात करते हैं उसमें हम समझते हैं 80% 70% दुबई दुबई दुबई। अभी जो बाकी नेबरिंग एमिरेट्स हैं इनको भी तो लोग चाहिए ना। तो दुबई सिर्फ अपने लोगों को नहीं कह रहा कि तुम आओ और मेरे पास जम जाओ, बस आके यहीं पे रह जाओ, नहीं। वो एक फनल बन गया है दुबई। लोग आते तो दुबई ही हैं, लेकिन फिर कहते हैं यार अच्छा ये तो इस तरह का, ये तो चलो मैं रासु खैमा में काफी डेवलपमेंट हो रही है, चलो मैं वहां चला जाता हूँ, क्योंकि वहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये जब कसिनो वसीनो चलेगा ना वहां पे, तो वो फूड का इसका वेयर हाउसेज वैसे वहां पे इस वक्त काफी हायरिंग चल रही है रासु खैमा के अंदर उसके ऊपर। तो ओ यार ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, या चलो उधर चले जाते हैं, उमुल कुवैन देख लेते हैं, वहां पे भी तो कोई ना कोई काम हो रहा है, या फिर शारजा को हम देख लेते हैं। तो दुबई की जो ये जो फनलिंग वाला एंगल स्टार्ट हुआ है ना, ये बिल्कुल एक और नई साइनोसाइडल वेव है, क्योंकि लोग अब आ जो रहे हैं वो फिर स्प्रेड आउट भी हो रहे हैं।
तो आई थिंक इसकी कुछ 3-4 साइनोसाइडल वेव्स हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हो सकता है ज्यादा हो, मेरी बड़ी लिमिटेड नॉलेज है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, बट मैं समझता हूं कि वो मल्टीपल साइनोसाइडल वेव्स को देख रहे हैं कि कौन सी साइनोसाइडल वेव जो है वो नीचे जा रही है, तो हम इसको कैसे पुल कर सकते हैं, वो ऊपर कैसे जाएगी, हम इसको कैसे कर सकते हैं। और अगर हमने थोड़ी देर पहले बात की किसकी, सऊदीज कह रहे हैं कि हम फॉरेन ओनरशिप खोल रहे हैं, राइट। 6 महीने हैं, 180 दिन का टाइम दे दिया है, 180 दिन में अब क्या होगा, तो इसमें ये थोड़ा होगा। सा बताइए कि आपकी क्या अब तक रिसर्च है सऊदीज़ मार्केट के ऊपर के, क्योंकि जो हमने पहले बात की थी सऊदीज़ में ऑप्शंस थे, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव थे, यानी कि अगर आपने रेजिडेंसी लेनी है तो बहुत एक्सपेंसिव था और फिर प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं था, वो था अगर आप कोई आप ख़रीद लें रेजिडेंसी, और वो मैं खबर ठीक ठाक बड़ी अमाउंट थी। तो अभी इस रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद आपको आपकी क्या रिसर्च है अब तक सऊदी मार्केट के ऊपर? यार सऊदीज को तो ऑब्वियसली मैं काफी अच्छे से 1.5-2 साल से देख ही रहा था, और सऊदी एक ऐसी मार्केट थी जिसने मुझे खुद पुल किया था रियल एस्टेट की तरफ, क्योंकि एमबीएस ने कहा था कि हम चेंज करेंगे इसको। बट जैसे बहुत सारी चीजें सऊदी अरेबिया में चल रही हैं। रियल एस्टेट तो एक एंगल है ना, फुटबॉल है, एक्सपो हो रही है, फिर एआई में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और लॉट इज हैपनिंग इन 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 सऊदी अरेबिया। सो अब थोड़ा सा जो मुझे नजर आ रहा है आते हुए वो ये कि अब जो मेच्योरिटी की तरफ जाएगी ये मार्केट, तो उसके जो बीच में जो टीथिंग इश्यूज हैं आपके, और वो मैं टीथिंग इश्यूज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो नेचुरली होंगे हर मार्केट के। 20 साल पहले दुबई के बड़े टीथिंग इश्यूज थे, यानी आज, और आप टीथिंग इश्यूज की बात करें, अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हैं मसले। अभी भी हैं, क्योंकि अगर अभी आप जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं मोर्गेज के लिए अप्लाई किया हुआ है मैंने, 1 महीना हो चुका है, अभी तक वो चल रही है। वो बातचीत चल जबकि रही है। अगर हाँ, जबकि अगर मैं कनाडा में मोर्गेज अप्लाई करूँ विद इन 2 वीक्स मुझे अप्रूवल मिल जाता है। तो वो कुछ इश्यूज हैं अभी भी, जो कि ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्री से अगर आप कंपेयर करें तो वो उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन नहीं है। भाई उससे उससे कंपेयर आप नहीं कर सकते। आप समझिए वो एक ब्रांड न्यू वेस्टर्न स्टाइल कंट्री इज इन मेकिंग। 10 साल बाद, यू नो 15 साल बाद, 20 साल बाद, प्रोबेबली बिल्कुल। बेहतर आपकी और एक्सपेक्टेशंस होंगी। उसमें एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दूं कि अभी भी वहाँ पे उस तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं कि भाई लेटर पे स्टैम्प होना चाहिए, हाँ हाँ और हाँ जो है उस पे वेट सिग्नेचर होना चाहिए, इस तरह की चीज़, जो कि यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड लेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मुझसे सैलरी सर्टिफिकेट मांगना है, तो मैं अपने एचआर को बोलूँगा, वो मुझे एक कंप्यूटर जनरेटेड लेटर दे देंगे, जिसमें यानी कि कंपनी का लेटर हेड होगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखेंगे, और नीचे लिखा होगा टेलीफोन नंबर कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कॉल अस। वो अभी भी जो है स्टैम्प लगा हुआ लेटर मांग रहे हैं, वेट सिग्नेचर होना चाहिए। मैंने कहा भाई स्टैम्प तो हाँ। अब यहाँ चलती ही नहीं है। ये दरअसल बात ये ना कि वो जो जिस साइट पर वो मार्केट है, वहां पे सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट का है। और उस ट्रस्ट के इशू को थोड़ा सा प्रॉब्ली इस वक्त जर्नलाइज हुआ है वो। तो अब आने वाले वक्त में जब वो कस्टमाइज होगा कि भाई अगर कोई हमें कनाडा से अप्लाई कर रहा है तो हमें इस तरह से चीज़ों को देखना है, या अगर हमें यूएस से अप्लाई कर रहा है तो इस तरह से चीज़ों को देखना है, तो प्रॉब्ली वो उस ट्रांजिशन से गुजर रही है चीज़। दुबई को मैं इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देता हूं कि दुबई जो है ना वो मूविंग है, स्टैग्नेंसी नहीं मिलेगी वो आपको। अडेप्ट करते हैं हाँ तेज़ी से। ये स्टैग्नेंसी नहीं मिलेगी आपको। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, बल्कि गवर्नमेंट सर्विसेज तो इस तरह की हैं कि कभी कभी तो प्राइवेट कंपनीज को शर्म आ जाती है कि उनकी सर्विस इतनी खराब है, और गवर्नमेंट की सर्विसेज इतनी जबरदस्त इन्होंने सर्विसेज कर दी हैं। तो उसमें तो दुबई को 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं उस चीज के अंदर। बट ऑब्वियसली क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, और देखें जो ये वेस्टर्न चंक जो आना शुरू हुआ है ना, राइट, ये सब कोविड के बाद का गेम था। उससे पहले इक्का दुक्का कोई आ गया, कुछ हो गया, कोई घूमने आया था, उसको पसंद आ गया, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, मतलब इक्के दुक्का मतलब नहीं कि बहुत छोटा नंबर हुआ करता था। अब तो बिल्कुल आप सही टॉप कह रहे हैं। 10 के अंदर वो चले गए हैं। कौन कह रहा था सेकंड नंबर के ऊपर तो ब्रिटिशर्स हैं, फिर रशियंस और हैं। इसी पे एक बात मैं और ऐड करूँ कि वली के साथ मेरी बात हो रही थी लास्ट वीक, और हम वो बात कर रहे थे कि जो माइग्रेशन होती है ना मिलियनियर्स की, कि कितने क्वांटिटी में या कितने परसेंटेज में मिलियनियर्स जो हैं वो एक कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। उसमें दुबई टॉप पे था, कि दुबई ने आई थिंक लास्ट 2 इयर्स के अंदर बेतहाशा जो मिलियनर्स हैं वो एब्जॉर्ब किए हैं, यानी कि दूसरे कंट्री से निकल के यूएस से, कनाडा से, यूके से, और सबसे ज़्यादा एग्जिट जो है वो यूके से हुआ है। सब सब और सब इसकी वजह ये है कि यूके
जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में टैक्सेस इतने हाई हैं कि जब आपका इनकम ब्रैकेट ऊपर जाता है तो आपका टैक्स ब्रैकेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उसने तो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स देना ही देना है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है, जिस जो ओन करता है बिजनेस, उसके पास चॉइस है ना कि वो किस तरह से अपना टैक्स ऑप्टिमाइज करे, क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स अपना फाइल करना है। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो कि आप कहीं से बैठ के भी रन कर सकते हैं, तो यू हैव नो रिक्वायरमेंट टू बी इन द यूके और कनाडा और यूएस। तो वो बिजनेसमैन फिर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं यूएई में जाके, भले ही वो वहाँ रह ना रहे हो, लेकिन उन्होंने सेटअप बिजनेस वहाँ किया हुआ है ताकि वो जो टैक्स जो शेल्टर है वो उनको वहाँ मिले। तो यही वजह है कि इतनी तादाद में जो मिलियनर्स हैं उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ के दुबई गए हैं। वो बेसिकली दुबई गए नहीं होंगे रहने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ सेटअप कर दिया ताकि वो टैक्स से बेनिफिट ले सकें। वो जो आपके पैसे की वैल्यू गिरी है ना कोविड के बाद, यानी पावर पावर जो गिर गई ना पैसे की, एग्जैक्टली उससे लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई मैं 1 पॉइंट की 2 चीजें लेता था, अब 1 पॉइंट की एक चीज भी नहीं आ रही, हाँ, आधी आधी है। आधी आधी आ रही है। तो मैं तो अगर इसी हिसाब से ये चलता रहा सिलसिला, तो मैं 4-5 साल में मेरी क्या हालत होगी। तो वो जो ये भी, और जो दूसरे सोसाइटल इश्यूज शुरू हुए हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है, ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जॉबलेसनेस है, ड्रग्स के इश्यूज हैं, फिर आपका जो हेल्थ केयर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता यूके में क्या हालात हैं, कनाडा में तो हेल्थ केयर में बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि इतने उन्होंने इमिग्रेंट्स बुलाए हैं, उस हिसाब से उन्होंने डॉक्टर्स तो नहीं बढ़ाए, ना ही उन्होंने नर्सेज बढ़ाई हैं, ना ही उन्होंने न्यू हॉस्पिटल्स क्रिएट किए हैं। तो वो जो लोड आया है, ऑफ कोर्स उसने तो कहीं जाना है ना। तो सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसके कोविड के बाद से ना। एक तो आपकी हेल्थ केयर सर्विस क्वालिटी नीचे गिर गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गई है, क्राइम रेट बढ़ गया है। तो जो लोग यहाँ आए थे ख्वाब देख के कि भाई मैं एक बहुत वेस्टर्न सोसाइटी में रहने जा रहा हूँ, वो ख्वाब अब उनको जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ना पैसे बन रहे हैं, ना वो आपको क्वालिटी हेल्थ केयर मिल रहा है। फिर जो दूसरे इश्यूज़ हैं स्कूल के, LGBT वगैरह, वो सब, उन लोगों को, उन चीज़ों को देख के भी लोग परेशान हैं। तो फिर सोचते हैं कि लोग, यार मैं मतलब वाई आई एम लिविंग हेयर। मैं उनकी बात करूँ जो टॉप लेवल के लोग हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, जिनके पास अच्छा पैसा है, और उनके पास चॉइसेस हैं। हर किसी के पास चॉइसेस नहीं है, लेकिन जो बेचारे फॉर एग्जांपल छोटी बड़ी जॉब करके यहाँ गुजारा कर रहे हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग हैं जो टॉप अर्नर्स हैं, जिनके पास ऑप्शंस हैं, दे आर क्वेश्चनिंग देमसेल्फ कि व्हाई आई एम लिविंग हियर। तो वो फिर रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। वो कोविड के बाद दुनिया ने समर शॉट खाया हम्म, है ना। तो जब समर शॉट खाया तो वो बॉल जब हिलती है तो सब चीज़ों को ऊपर नीचे कर देती है वो। तो बिल्कुल। बात यह है कि दुनिया तैयार ही नहीं थी इतने बड़े चेंज के लिए। और वो जब चेंज आया, और सबसे पहले क्या आया, फ्री पैसा जो बांटा, इतना बांटा पैसा के वो, यानी कि वो परेशानी थी कि पता नहीं आया कहाँ से वो पैसा, फ्री पैसा है वो वो। सब प्रिंट हुआ था, हाँ। तो जो भी था तो वो किया। तो अब वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो खत्म ही नहीं होने का नाम नहीं दे रहे। और बाद में ये कि जो भी सिचुएशन आपने दुनिया में पहले खड़ी की थी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और वॉट एवर, जो दुनिया जिस तरह से भी रन हो रही थी, वो भी फिर कोविड के बाद एक्सपोज हो गई। और तो इसलिए अब कंट्रीज जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा कि संभाला कैसे जाए बहुत सारी चीज़ों को। और उसमें कंट्री, ये जो जगह हैं सारी यूएई टाइप जगह हैं जो हैं, जहाँ जिनको पता है कि यार हमें तो किसी ना किसी तरह से अट्रैक्ट करना है, टैलेंट अट्रैक्ट करना है, पैसे अट्रैक्ट करने हैं। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि हर कंट्री के अंदर लोग जो हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, और उस अनकंफर्टेबल एंगल को हम यूटिलाइज करें। तो इस वक्त दुबई और यूएई की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें, ताली दोनों हाथों से बजती है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप जाना चाहते हैं दुबई, दुबई बनाना नहीं चाहता आपको, तो नहीं भाई नहीं आओ, ऐसा तो नहीं है। वो बुलाना भी चाहते हैं, आप जाने का भी सोच रहे हैं। अब ये मैचिंग कैसे हो, और ये कब तक आप जाने का सोचेंगे? 1 साल, 6 महीने, 1-1.5 साल बाद फिर आप कहेंगे नहीं यार छोड़ो, इतना टाइम गुजर गया, चलो यहीं रह लेते, क्या जरूरत है कहीं जाने की। ऐसा भी है ना। तो उनको ये भी पता है कि ये टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी है, ये विंडो छोटी है, हाँ। ये विंडो छोटी है, ये बड़ी नहीं है। और ये विंडो, दुनिया में जो सिचुएशन हो रही है, सीरिया में चीजें सेटल हो गई। मैं कुछ पर्सनली लोगों को जानता हूँ वहाँ पे दुबई में, वो वापस चले गए सीरिया। मेरी बातचीत हुई उन लोगों से, कि हम तो वापस जा रहे हैं, हम तो वापस जा रहे हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, क्यों चीजें सेटल हो गई। तो अब ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो कंट्री अपने आप को एज ए कंपनी ऑपरेट कर रहा है, तो वो मैथमेटिक्स में देख रहा है, साइनोसॉइडल वेव देख रहा है, इसको कैसे पकड़ूं, उसको कैसे पकड़ूं, यहाँ कैसे पकड़ूं। मेरा एक दोस्त है तो यही कहता है कि भाई दुबई जो है ना, इज नॉट अ कंट्री, इट्स लाइक अ कॉर्पोरेशन। एब्सोल्युटली, हाँ, जो एब्सोल्युटली लीडरशिप है उनकी वो कॉर्पोरेट लेवल के तौर पे बिहेव करती है। यार।
समझे, वो क्या कहते हैं, कंट्रीज का एप्पल है वो। जैसे टेक्नोलॉजी में एप्पल एप्पल है, राइट? तो वो कंट्रीज के अंदर वो एक एप्पल है। हाँ, और वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, उसकी मार्केटिंग इंजन्स क्या हैं और उसके ड्राइवर्स क्या हैं और उसको कैसे करना चाहिए और कैसे वो अपना अच्छा वाला वायरस स्प्रेड कर रहा है पूरे रीजन के अंदर। यानी अब शारजा भी वही कर रहा है और अबू धाबी भी वही कर रहा है, सब वो भी स्प्रेड कर रहा है पूरा और उसको कर रहा है। तो केस स्टडी है उसके साथ। तो एनीवे खैर, गलतियां तो सभी से होती हैं, ये भी नहीं पता, हो सकता है सर्टेन चीजें हों जो कि प्रॉब्ली मिस आउट हों। और ये दुनिया रन करना लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स है, लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स है। और ये मैं कहा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोग ग्लोबली मूव कर रहे हैं, ग्लोबली सोच रहे हैं, रहूं कहाँ, पैसे कहाँ खर्च करूं, बच्चों को कहाँ पढ़ाऊं, पासपोर्ट कौन से हो मेरे, वो सब इस वक्त ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहे हैं लोगों के। तो उस ग्लोबलाइजेशन के अंदर कुछ कंट्रीज कैपिटलाइज कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे हैं। बट दुनिया आने वाले वक्त में 5 से 10 सालों में काफी चेंज होने जा रही है। और ये जो इनकी जो मल्टीपल साइनोसाइडल वेव्स हैं, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, ये तो मुझे इंक्रीज होती भी ही लग रही है। दुबई ओमान को कंपटीशन नहीं कंसिडर करता होगा, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन करता होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑडियंस है जो के पास पैसे हैं, क्योंकि ओमान में भी आपको कुछ चीजों के लिए बहुत पैसे चाहिए। ओमान को इतना ऐसा सस्ता मुल्क थोड़ी है कि पैसा हो जाएगा। वो कह रहे नहीं हम तो वहां जा रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं? तो मार्केट है, पैसा है, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक वो जो जीसीसी कंट्रीज का अपना कंपटीशन है, वो इंडिविजुअल लोगों के लिए, चाहे वो टैलेंटेड हों, हाईली स्किल्ड हों और उनके पास पैसे हों, इन तीनों लोगों के लिए आने वाले 6 महीने सालों के अंदर और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी। और ये एक ग्लिम्स था फेक न्यूज का, बट ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी रियलिटी तो थी, तभी तो पूरी मार्केट जो है वो हिल गई। अरे ये क्या हो गया? तो इसका मतलब भी अगर ऐसी कोई चीज होगी तो कितने लोग जो हैं वो सोचेंगे मूव करने का। और क्या ब्राजील में नहीं सोचा होगा लोगों ने, यार ये हमारा नाम क्यों नहीं है यूएई के अंदर? या फिर इजिप्ट ने नहीं सोचा होगा लोगों ने कि यार हमारा नाम क्यों नहीं है? नेपाल ने नहीं सोचा होगा? हाँ, सबने सोचा होगा। तो इससे उनको बहुत पीआर का एडवांटेज हुआ है और बहुत रेलेवेंट हो गए हैं दोबारा से। फ्री पीआर तो ही है उनकी जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल पे। और बड़ा रेलेवेंट पीआर है। हाँ ठीक है, वो अभी नहीं, उनके पास नहीं कर रहे हैं हाँ, वो चीज़ को। सऊदी अनाउंसमेंट से पहले मैं कह रहा बड़ा रेलेवेंट पीआर, टाइमिंग उसकी बड़ी जबरदस्त थी। जबरदस्त थी। तो अब देखिए आने वाले 5-6 महीने के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं मुसलम भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपकी जितनी अपडेट्स हैं वो काफ़ी वैल्यूबल होती हैं लोगों के लिए। तो प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में डाल के हमसे क्वेश्चन कीजिए, फीडबैक दीजिए कि आप मज़ीद और क्या सुनना चाहते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ के ऊपर। हम तरह तरह के टॉपिक्स लेके आते हैं, तो प्लीज़ हमें अपनी सजेशन से आगाह कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एक चीज मैं ऐड कर दूं, जी। मैं ट्रैवल कर रहा हूं ओमान और दुबई। 22 को मैं दुबई पहुंचूंगा और 10 दिन मेरे दुबई के अंदर हैं और उसके बाद 13 दिन जो हैं वो ओमान के अंदर हैं। तो मेरे साथ कुछ ऑब्वियसली हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो अगर हमें कुछ ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाएं यासीन के साथ, बिल्कुल। और फिर वो ट्रिप पे आप हमारे साथ चलें, पिकनिक करें हमारे साथ, रियल एस्टेट पिकनिक। तो मेरे ख्याल में बहुत एक मजा आता सजेशन है। मैं इसमें एक और ऐड कर दूं कि जो बताइए। लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं दुबई में या ओमान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू कनेक्ट विद मोहसिन भाई। मोहसिन भाई वहाँ मौजूद होंगे, वो आपको लाइव कॉल पे प्रॉपर्टी व्यू टूर भी करा सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो वहाँ मौजूद होंगे, आपकी टाइमिंग अगर मैच कर जाती हैं तो दे कैन ऑल्सो गिव यू दैट विजुअल आउटलुक एज वेल। तो एब्सोल्युटली। प्लीज़ हमें ईमेल कीजिए, ईमेल एड्रेस आपको मिल रहा होगा स्क्रीन पे और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। And yes, please consider investing into Dubai or Oman. I think that will be the a diversification for your portfolio. जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ठीक है, so see you next time, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Okay, Allah Hafiz. ओके, हाफिज।